नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की गंगोत्री, साथ में आपके शिखा ठाकुर। उत्तराखंड के 100 नगर निकाय के लिए आगामी 23 जनवरी को मतदान होना है। 25 जनवरी को मतगणना होगी। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली। सभी मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षित कर उन्हें जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने बताया कि प्रदेश के 100 नगर निकाय के लिए 1558 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग हमारे संबंधित सभी जिला निर्वाचन अधिकारी गण जो है अपने पूरे तंत्र के साथ, निर्वाचन तंत्र के साथ चुनाव कराने के लिए बिल्कुल तैयार है। और जो है बैलेट छपने की कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है। इस समय जितने भी पोलिंग बूथ्स हैं उनमें मूलभूत सुविधाएं प्रदान किए जाने की कार्रवाइयां और उनको रैंडम चेक करने की कार्रवाई जो है जिला स्तर पर चल रही है। उत्तराखंड की चर्चित गढ़वाली फिल्म संस्कार देखने आज हरिद्वार से बीजेपी सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द मॉल ऑफ देहरादून पहुंचे। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गढ़वाली मूवी की सराहना करते हुए कहा कि संस्कार का मतलब होता है समाज में जो अच्छी चीजें हैं उसे हम स्वीकार करें। वहीं फिल्म निर्माता राजेंद्र प्रसाद भट्ट ने कहा कि हमने उत्तराखंड की गढ़वाली मूवी में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया। हमारी फिल्म का माध्यम यही है कि जो संस्कार हमारे माता पिता देते हैं उसको कैसे संजो कर रखा जाए, यही फिल्म का उद्देश्य भी है। ये जो फिल्म बनाई गई है, गढ़वाली फिल्म है, मैं समझता हूँ कि उसमें जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारी अच्छाइयाँ हैं, उनको प्रदर्शित करने का एक अच्छा प्रयास किया गया है। और मैं देख रहा हूँ कि फिल्म जैसे जैसे क्लाइमैक्स की ओर बढ़ रही है तो फिल्म देखने के प्रति जो इच्छा है और बढ़ रही है। अच्छे कलाकार हैं, नाट्य मंच से जुड़े हुए कुछ ऐसे कलाकार हैं जो बेसिकली नाट्य मंच के कलाकार हैं। तो अच्छा, उन्होंने अच्छा यहाँ पर रोल भी अच्छा किया है। हमारी पीआर फिल्म प्रोडक्शन से जो आई है, आज देहरादून के मॉल ऑफ देहरादून में लगी है। दिल्ली, ऋषिकेश और एनसीआर के आसपास पूरी सफलता 4 हफ्ते ये लगातार चली है। बेहतरीन सपोर्ट मिला है और इसमें एक नयापन हमने सब कुछ उत्तराखंड के दर्शकों के लिए दिया है। एक नई स्टोरी दी है, एक नया एंटरटेनमेंट दिया है और इमोशनल भी दिया है। नई टेक्निक इसमें यूज की हुई है जो आज तक उत्तराखंड की इंडस्ट्री में यूज नहीं है, जैसे बीएफएक्स और कई सारी चीजें हैं जो इसमें हमने लेटेस्ट यूज करी है। तो ये उत्तराखंड के लिए एक नई चीज, यूथ को जोड़ने के लिए हमने एक उत्तराखंड इंडस्ट्री के लिए दी है। आशा करते हैं कि ये चीज पसंद आएगी। रूड़की में निकाय चुनाव को लेकर रोमांच बढ़ता जा रहा है। आज भगवानपुर से बहुजन समाज पार्टी से नगर पंचायत अध्यक्ष पद की प्रत्याशी अनीता सैनी ने बीजेपी के प्रत्याशी रुचिल अग्रवाल को अपना समर्थन दिया है। प्रत्याशी के प्रतिनिधि के तौर पर उनके पति कनेश सैनी ने मीडिया को बताया कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास वाली नीति से प्रभावित होकर वो और उनकी पत्नी आज बीजेपी के रुचिल अग्रवाल को समर्थन दे रही हैं। नगर पंचायत एक तरफा हम जीतने जा रहे हैं। ये कारवा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। हर जाति, हर धर्म, हर पार्टी के लोगों के दिलों में जो प्यार मेरे लिए है और वो आशीर्वाद जो मुझे देने जा रहे हैं, तो मैं उनका दिल की गहराई से आभार करता हूँ। और हम बहुत भारी बहुमत से हम जीतने जा रहे हैं। जैसे जैसे मैं क्षेत्रों में जा रहा हूँ ऐसी जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ विकास का कार्य बहुत अधूरे पड़े हैं और जाता है और सच्चे मन से कोई यदि काम करने की चेष्टा करता है तो सब पता लग रहा है कि कहाँ का क्या मुश्किल है। जिम्मेदारियां बहुत है, लेकिन सभी जनता से यही वादा है कि इन 5 साल में अच्छे से अच्छा अपना 100% देने की कोशिश करूंगा। हमारा जो देश है इतना विकास कर रहा है, मोदी जी के सानिध्य में उन प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, वो विकास के गंगा बहा रहे हैं। और हमारा प्रदेश है, प्रदेश में धामी जी विकास कर रहे हैं। और ऐसे ही हमारे छोटे भाई रचित एक युवा नेता है, युवा सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरा उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और उनसे प्रभावित होते हुए रचित भाई को हमारा समर्थन है। उत्तराखंड के हरबरपुर नगर पालिका से कांग्रेस के अध्यक्ष पद की प्रत्याशी यामिनी रोहिला को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी। इससे पहले रिटर्निंग अधिकारी ने एक शिकायत पर उनके ओबीसी प्रमाण पत्र को संदिग्ध मान करके निरस्त कर दिया था। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी थी। यामिनी ने आरओ के निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती भी दी, जहां तब एकल पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया था और इस निर्णय को यामिनी ने विशेष अपील दायर कर चुनौती दी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आशीष नेथानी की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाते हुए यामिनी को चुनाव लड़ने की अनुमति प्रदान कर दी है।
मैं सबसे पहले तो उत्तराखंड के उच्च न्यायालय का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारी बात को सुना और हमारी बात की सत्यता को स्वीकार किया। नामांकन रद्द करने का अधिकार आरोप को होता है, पर संदिग्धता के आधार पर नामांकन रद्द नहीं किए जाते। जब उनके पास कोई स्पष्ट प्रमाण होता है तभी उन्हें फैसला करना चाहिए था। नामांकन रद्द होने के बाद में मेरा जो जोश था वो कम नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे पता था कि जितनी भी कार्रवाई हो रही है वो मेरे खिलाफ हो रही थी, और जो कागजी कार्रवाई थी वो मुझे पता है कि मेरे कागज पूरी तरीके से ठीक थे, और मैं पूरी तैयार थी कि मैं पूरा आंदोलन करूंगी इस चीज़ के लिए, और मुझे पता था कि मैं इसमें विजयी होंगी। उत्तराखंड के चमोली जिला मुख्यालय में राष्ट्रीय खेलों की मशाल तेजस्विनी का भव्य स्वागत हुआ। इस मौके पर जिले के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। वहीं पांडवास ग्रुप के बैंड ने प्रस्तुति देकर के धमाल मचाया। इस दौरान स्पोर्ट्स स्टेडियम गोपेश्वर से मुख्य बाजार होते हुए पुलिस मैदान तक भव्य मशाल रैली का आयोजन हुआ। वहीं जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तराखंड राज्य को 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का मौका मिलना हम सब के लिए गर्व का विषय। इससे हमारी देवभूमि आगे खेल भूमि के रूप में विकसित होगी। जुड़ जाए तो अद्भुत समा बनेगा। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, और मैं उत्तराखंड की धामी सरकार जल्द ही प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाली है। इसके लिए जिले और तहसील के अधिकारियों को कॉमन सर्विस सेवा द्वारा यूसीसी पोर्टल के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है। इस क्रम में लक्सर ब्लॉक सभागार में कॉमन सर्विस के मतमास्टर ट्रेनर्स द्वारा लक्सर एसडीएम सौरभ असवाल, तहसीलदार प्रताप सिंह चौहान और लक्सर के खंड विकास अधिकारी को ट्रेनिंग दी गई। खासतौर पर संपत्ति बंटवारा, विवाह पंजीकरण और तलाक सहित तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में विस्तार से बताया गया। मास्टर ट्रेनर्स ने बताया है कि विवाह, तलाक और संपत्ति से संबंधित तमाम मामलों में निर्णय लेने के लिए रजिस्ट्रार ही प्राइमरी अधिकारी होंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि तमाम मामलों में ऑनलाइन सुविधा का प्रावधान रखा गया है। उत्तराखंड में जल्द समान नागरिक संहिता कानून लागू होने जा रहा है। हालांकि अभी तक तारीख तय नहीं हुई, लेकिन उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने बयानों में कहा कि इसी महीने समान नागरिक संहिता लागू कर दिया जाएगा। इस मामले में राज्य के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द राज्य में लागू किया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाले देश का पहला राज्य उत्तराखंड बनेगा। ये सिर्फ उत्तराखंड का ही नहीं बल्कि देश के लिए भी गौरव की बात है। यूसीसी के लिए हमारा प्रदेश पहला प्रदेश होगा कि देश भर में जो यूसीसी ला के आज अपना एक कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है। और आप ये भी जानते हैं कि जब लोकसभा में बहस चल रही थी तो माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने भी उत्तराखंड के यूसीसी के बारे में उस लोकसभा के पटल में हम सबको सराहा था। तो हम लोग जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार बात कह रहे हैं कि जनवरी में कभी भी यूसीसी लागू किया जा सकता है, उनकी तमाम औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं, प्रशिक्षण का भी लगभग काम पूरा हो गया है। तो किसी भी क्षण, किसी भी दिन उपयुक्त समय को देखते हुए और ये यूसीसी उत्तराखंड में लागू होने जा रहा है। इससे पहले बरेली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने राज्य में की गई विभिन्न पहलुओं का जिक्र करते हुए कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड इसी महीने लागू होगी। उन्होंने यहां कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां समान नागरिक संहिता कानून होगा। पहले माना जा रहा था कि धामी सरकार 1 जनवरी 2025 से राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर देगी। हालांकि निकाय चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी होने की वजह से सरकार 23 जनवरी तक कोई फैसला नहीं ले सकती है। इस स्थिति में माना जा रहा है कि उत्तराखंड की धामी सरकार 26 जनवरी 2025 से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की घोषणा कर सकती है। देवभूमि उत्तराखंड को एक गौरव आप सबको प्राप्त हो गया है कि देश की आजादी के बाद जो देश का संकल्प था कि पूरे देश के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून बनना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब भारत का संविधान बना रहे थे, वह भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान करके गए कि प्रदेश और देश में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। भाइयों बहनों, ये गौरव देवभूमि उत्तराखंड को प्राप्त हो गया है
कि समान नागरिक संहिता का विधेयक बनकर तैयार हो गया और इसी माह आपको समाचार मिल जाएगा, इसी माह हम इसको लागू करेंगे। और ये गंगोत्री देवभूमि उत्तराखंड से निकली है। जैसे मां गंगा, यमुना, शारदा, काली, गोरी, गंगा, काफी सारी नदियां हमारी देवभूमि उत्तराखंड से निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है। उसी प्रकार ये समान नागरिक संहिता की गंगोत्री भी पूरे देश को लाभान्वित करने वाली है आने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के संयोजक और आम लोगों से संबंधित जानकारी 24 घंटे उपलब्ध कराने के लिए 4 अंकों का टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा। इस नंबर को शीघ्र जारी करने के लिए राष्ट्रीय खेल सचिवालय ने संचार मंत्रालय को पत्र भेजा है। 10 जनवरी से 28 फरवरी तक टोल फ्री नंबर की सुविधा उपलब्ध कराने की अपेक्षा की। 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी तक होंगे। खेल अधिकारियों ने बताया कि आयोजन की तैयारियों के क्रम में ऐसी हेल्पलाइन की आवश्यकता महसूस की जा रही है जो इवेंट शेड्यूल की जानकारी दे सके, आपातकालीन सेवाओं और आयोजन के दौरान सामने आने वाली किसी भी समस्या के समाधान के बारे में भी जानकारी प्रसारित करने में सहायक साबित हो। लक्सर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। बड़ी जानकारी, तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई है। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर शव रख करके जाम लगाया। पुलिस ग्रामीणों को समझाने में इस समय जुटी हुई है। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। लक्सर बिजनौर स्टेट हाईवे की एक घटना बताई जा रही है। लक्सर में भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर ही शव को रख करके जाम लगाया। पुलिस ग्रामीणों को समझाने में जुटी। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। लक्सर बिजनौर स्टेट हाईवे की घटना बताई जा रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर है। लक्सर में निकाय चुनाव को लेकर के प्रशासन सख्त है। पुलिस ने अवैध शराब कारोबारियों पर कार्रवाई की। कई जगहों पर छापेमारी हुई। भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार किए गए। लक्सर में निकाय चुनाव को लेकर के प्रशासन सख्त है। पुलिस ने अवैध शराब कारोबारियों पर कार्रवाई की। कई जगहों पर छापेमारी हुई है और भारी मात्रा में अवैध शराब की बरामदगी हुई है। नैनीताल जिले के रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत पड़ने वाला कोटा रेंज के ओखल डूंगा क्षेत्र में उस वक्त हालात बेकाबू हो गए जब वन विभाग के कर्मचारी के साथ ग्रामीणों ने मारपीट किया। दरअसल यहां पर लकड़ी लेने जंगल गई एक महिला पर बाघ ने हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद ग्रामीण काफी नाराज नजर आए। ओखल डूंगा क्षेत्र नैनीताल जिले के कोटबाग ब्लॉक में आता है। वन विभाग का कर्मचारी बाघ को ट्रैकुलाइज करने के लिए पिंजरा लगाने पहुंचा, तभी आक्रोशित ग्रामीणों ने उसके साथ मारपीट की, जिसका वीडियो भी ग्रामीणों ने बनाया है जो अब अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है। वहीं पूरे मामले में रामनगर वन प्रभाग के डीएफओ दिगंत नायक ने कहा है कि हमारे द्वारा ग्रामीणों की सभी मांगों को मानते हुए कार्रवाई की जा रही थी। उन्होंने कहा कि इस तरीके की घटना बेहद ही शर्मिंदगी वाली घटना है। उन्होंने कहा कि हमारे वनकर्मी के साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। लक्सर से निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर के लक्सर एसडीएम सौरभ असवाल ने नगर पालिका ईओ के साथ पोलिंग बूथों का स्थलीय निरीक्षण किया है। एसडीएम ने बताया कि कुछ मतदान केंद्रों में पोलिंग बूथ पर नंबर नहीं लिखे हुए थे। 1-2 जगह बिजली की फिटिंग जर्जर हालत में थी, जिन्हें तत्काल दुरुस्त करने के आदेश लक्सर नगर पालिका ईओ को दिए गए हैं। समय रहते सभी को दुरुस्त कर लिया जाएगा। भुवनेश्वर देहरादून श्रीनगर उड़ान को हरी झंडी मिल गई है। विमानन कंपनी इंडिगो इस फ्लाइट को आगामी 6 फरवरी से शुरू करेगी। कंपनी ने ऑनलाइन टिकट की बिक्री भी शुरू कर दी। देहरादून एयरपोर्ट पर यह पहला मौका होगा जब एक फ्लाइट एक साथ 3 शहरों को आपस में जोड़ेगी। इंडिगो का 186 सीटर विमान यानी 186 सीटर विमान भुवनेश्वर देहरादून श्रीनगर के बीच उड़ान भरेगा। विमान उड़ीसा के भुवनेश्वर एयरपोर्ट से उड़ान भर करके सुबह 9:05 पर देहरादून पहुंचेगा। देहरादून एयरपोर्ट पर यात्रियों को उतारने और यहां से श्रीनगर के यात्रियों को बिठाने के बाद ये विमान 9:45 पर श्रीनगर के लिए उड़ान भरेगा। श्रीनगर से देहरादून और भुवनेश्वर के यात्रियों को लेकर के ये विमान वापस दोपहर 12:50 पर देहरादून पहुंचेगा। देहरादून एयरपोर्ट से ये फ्लाइट यात्रियों को लेकर के दोपहर 1:20 पर भुवनेश्वर के लिए उड़ान भरेगी।
देहरादून से भुवनेश्वर का सफर 2 घंटे और देहरादून से श्रीनगर का समय इस उड़ान से 1 घंटा 5 मिनट में तय किया जा सकेगा। ये पहला मौका होगा जब देहरादून एयरपोर्ट से भुवनेश्वर और श्रीनगर के लिए सीधी उड़ान शुरू की जा रही है।